मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ और मेरी मेंस की रैंक 34% है। मैं यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। और जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 7, क्लास 12 एनसीईआरटी। एग्जाम्पल हम लोग को करना है, इसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। हमारा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। फिर हमारा चैप्टर 7 है, चैप्टर नहीं 7 है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। सो लाइक तुमने अभी तक तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग समरी को अवॉइड कर रहे हैं ताकि हमारा यहाँ पे टाइम बस क्वेश्चन सॉल्व करने में रहे। और समरी हमने मतलब इसके पहले भी कवर कर चुकी होगी। तुमने क्वेश्चंस और समरी किए होंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी वाले, ठीक है। एग्जाम्पलर वाले तुमने नहीं किए होंगे, बट एग्जाम्पलर में हम लोग यहाँ पे समरी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही आते क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं एमसीक्यू फर्स्ट, ठीक है। ये एमसीक्यू अपना फर्स्ट है 7.1, ठीक है। इसमें लिखा है कि इफ द आरएमएस करंट इज इन अ 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर, ठीक है। हमसे पूछ बोला कि आई आरएमएस हमारा जो 50 हर्ट्ज के सर्किट में है वो 5 एम्पियर है। आई आर एम एस हमारा 5 एम्पियर है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का जो हमारा आई नॉट होता है, हमारा आई आर एम एस कैसे निकलता है? आई आर एम एस निकलता है आई नॉट बाई अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल टू 5 एम्पियर है, तो यहाँ से हमारा आई नॉट कितना हो जाएगा? आई नॉट अपना हो जाएगा 5√2 एम्पियर, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पे तुम जानते हो कि जो तुम्हारा आई का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। हमें पूछा गया था कि 5 एम्पियर द वैल्यू ऑफ करेंट इन 1/300 सेकेंड्स, ओके। हमारा आई का फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू ऑफ करेंट इन 1/300 सेकेंड्स आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0, ओके। तो हमें क्या करना है? इधर क्या कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा अपना हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से हम आई को फिर वापस क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई इंटू टी, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? क्या करते हैं, जो जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या गिवन है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। और हमारे को टाइम क्या गिवन है? टाइम 1/300 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे को वही निकालना था कि तुम्हारे को करंट की वैल्यू निकाली थी आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 5√2 sin 2 पाई इंटू 550 1/300, ठीक है। ये कितना हुआ? 100, तो मतलब 5/3, ठीक है। यहाँ से आया तुम्हारा 5√2 इंटू साइन 5/3। साइन 60 डिग्री तुम्हारा कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है तुम्हारा साइन 60 है ना। साइन 60 तुम्हारा √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ रहा है? आई की वैल्यू 5√3/2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कहते हो? तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वो आंसर होगा। तुम्हारा आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 7.2 है। इसका आंसर 5√3/√2 एम्पियर, बी ऑप्शन है, ठीक है। 7.2 पे आते हैं। For alternating current generator has an internal resistance RG and external resistance XG, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस RG है एंड एन इंटरनल सॉरी रिएक्टेंस है XG. It is used to power supply. It is used to supply power to a passive load containing
resistance RG and reactance XL for maximum power to be delivered for the generator to the load, the value of XL equals to, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज जानते हो कि जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेटर का है, वो बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। ये तो तुम मानोगे। जो अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जनरेटर का है, जो आरजी है, वो बराबर होना चाहिए अपना एक्सटर्नल मतलब जो भी सर्किट की रेजिस्टेंस है उसके बराबर, मतलब आरजी और आरजी तो बराबर है, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे तुम जानते हो कि जो इंटरनल रिएक्टेंस है एक्सजी, ठीक है। तो लाइक तुम एक चीज समझ सकते हो, जो तुम्हारे ये दोनों का रिएक्टेंस बराबर है, तो जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड है, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, उसको तुम कह सकते हो कि जो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होता है, लाइक कैसे बोलूं, जो तुम्हारा ये एक्सेल होगा ना, लाइक तुम्हारा ये तो दोनों का रिएक्टेंस बराबर होगा, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करने के लिए जो तुम्हारा एक्सेल की जो वैल्यू है ना, वो तुम्हारी बराबर होनी चाहिए माइनस टाइम्स ऑफ एक्स जी की, ठीक है। तब जाके वो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा। लाइक वो तुम फॉर्मूला से कह सकते हो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए तुम्हारे को एक्सेल इक्वल टू माइनस एक्स जी के बराबर होना चाहिए। अभी तुम इसको समझ कर सकते हो, तुम इसको मैथमेटिकली फॉर्मूला के थ्रू प्रूव करो। मैक्सिमम पावर के लिए हमारी कंडीशंस जो होती है, अगर तुम उसमें इस चीजों को प्रूव पुट करोगे और देखोगे तो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने तो थ्योरेटिकली बता दिया। इसको तुम ना मैथमेटिकली देख लो, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है ना, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। वी हैव टू डू एज मेनी क्वेश्चन एज वी कैन इन अ लिमिटेड टाइम। 7.3 पे आते हैं। तो ये 7.3 बोला है कि when a voltage measuring device is connected to AC main, ठीक है, the meter shows steady input voltage of 220 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका एक सीधा मतलब होता है कि जो वोल्ट मीटर है, एसी सर्किट में जो करंट लीड करता है, ठीक है, रीड करता है वोल्ट मीटर, सॉरी, वोल्ट मीटर जो एसी सर्किट में वोल्टेज रीड करता है, वो रीड करेगा एस इस फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। और जो मीटर जो मतलब अनदर हैंड जो मीटर अपना आरएमएस वैल्यू करेगा, वो इस फॉर्म में करेगा, ठीक है। और ये और सॉरी, और इसमें ना हमारे को √2 मल्टीप्लाई करेगा ताकि हमें वी आर एम एस मिले, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो अपना जो होगा कि द मीटर रीड्स नॉट वी बट वी स्क्वायर एंड इज कैलकुलेटेड टू रीड ये वाला, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, तुमको आना चाहिए, ठीक है। और एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन। 7.4, to reduce the resonant frequency in an LCR circuit with a generator, A, the generator frequency should be reduced. B, another capacitor should be added in parallel to the first. The iron core of the inductor should be removed. ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव, ठीक है। तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, तुमको क्या करना है, तो अपना एलसीआर सर्किट है ना, उससे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को घटाना है। तो एज पर हमारा जो फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का, तो अपना रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मान लो वी आर हो गया, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √LC, ठीक है। तो अगर हम लोग को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करना है, तो हमें या तो कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें इंडक्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम लोग सर्किट में कैपेसिटर जो हो सकते हैं सीरीज में, ठीक है, सॉरी पैरेलल में, कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ता है तो सीरीज कन्वर्ट करता है।
कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में जोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं इंडक्टेंस है उसको सीरीज में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन, अनदर फ्रीक्वेंसी शुड बी कैपेसिटर शुड बी एडेड इन द पैरेलल टू द फर्स्ट। तो अपना बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है एक, एंड क्योंकि मल्टीपल चॉइस नहीं है, वन सिंगल चॉइस करेक्ट ऑप्शन है, तो अपना बस बी आंसर होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना बी आंसर होगा। अभी क्या हम लोग अब मतलब और दूसरे ऑप्शन देखते हैं कि आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव, तो इससे और इंडक्टेंस घटेगा, और डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इन द कैपेसिटर शुड बी रिमूव, उससे भी कैपेसिटेंस अपना घटेगा। ठीक है, 7.5 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन एलसीआर सर्किट फॉर यूज फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हमसे पूछा रहा है 7.5 में कि इन सब में से कौन सा मतलब कॉम्बिनेशन सबसे बेटर होगा। तो कॉम्बिनेशन जो सबसे ज्यादा बेटर होगा उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अपना क्या होता है, 1/r अंडर रूट एल सी। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करके हर एक ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ए ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में क्या वैल्यू आ रही है। ए ऑप्शन में क्यू की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1/20 इंटू एल तुम्हारा 1.5 है, और सी तुम्हारा 35 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो वो तुम्हारा 15 30, और ये 10 टू द पावर कितना होता है, ये माइक्रो माइक्रो 10 टू द पावर -6 होता है। ठीक है, 10 टू द पावर -6, और ये तुम्हारा ऐसे हो गया 10 टू द पावर 6, अरे 15 है, मीन्स ऐसे कर दो, 537 हो जाएगा, तो कुछ मतलब इस टाइप का है। ठीक है, एक बार हम लोग सबका लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे। सॉरी, हाँ एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये अपने ए ऑप्शन का किया, यहाँ पे हम बी ऑप्शन का लिखते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या है, तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा, 1/25 इंटू 2.5/45। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं, सी में तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर जो आएगा वो आ रहा है 1/15 इंटू यहाँ पे तुम्हारा 35/30। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6, 3.5, सॉरी नॉट 35। डी तुम्हारा है क्वालिटी फैक्टर, अगर यहाँ पे निकालो 1/25, सॉरी, इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो जो अपना जो क्वालिटी फैक्टर होगा उसमें सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग पार्ट पता है क्या होगी। तुम सोच रहे हो कि इसका हमें देखना पड़ेगा, इसका हमें देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बस इसके ऊपर से कमेंट कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर से कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज पावर में निकली हुई वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट से निकली हुई जो वैल्यू है वो अपनी छोटी होगी, ज्यादा फर्क हमारे को इन वैल्यूज से है। ठीक है, और इसमें सबसे कम बेस 1/15 है, तो यहाँ पे अपना सी सबसे लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, सी मतलब सबसे लोएस्ट, सॉरी सी में मतलब ये रिमाइंडर सबसे लोएस्ट है, तो क्वालिटी फैक्टर का जो होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे तो सबसे हाईएस्ट होगा। मोर ओवर तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ 3.5/30 है, और सब जगह पे तुम्हारी यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ी होगी, बट यहाँ पे तुम्हारी न्यूमरेटर बड़ी है, तो यहाँ पे तुम्हारे को एडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा सी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, तो तुम ऐसे एग्जाम में तुम ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से जज कर सकते हो, अगर तुम ज्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं करना है ये सब। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। वो क्वेश्चन हमारे 7.6। ठीक है, तो 7.6, एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, तो 7.6। ठीक है, तो 7.6 बोला कि इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम। ठीक है, एक इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस 1 ओम है, एंड रेजिस्टर 2 ओम आर कनेक्टेड इन, तुम्हारा इंडक्टर है उसका रिएक्टेंस एक्स्ट्रा तुम्हारा 1 ओम है, और तुम्हारा एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है, कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द टर्मिनल और 6 RMS AC सोर्स। एक तुम्हारा
आई आर एम एस तुम्हारा, अच्छा सॉरी, बी आर एम एस तुम्हारा 6 वोल्ट है यहाँ पे। पावर डिसिपेटेड डिसिपेटेड इन सर्किट। तो जो पावर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको देखो कैसे निकालते हैं। तो जो हम लोग का एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, एवरेज पावर का फॉर्मूला पी एवरेज, वो हमारा होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, फाई तुम्हारा हो गया दोनों के बीच का फेज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जेड है वो क्या अपना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, वो ये आएगा। तो टू टू का स्क्वायर और 4 + 1 का स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √5। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा √5 यहाँ तक आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ से निकालते हैं आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा वी आर एम एस है बाई जेड। ठीक है, वी आर एम एस तुम्हारा कितना है, 6 है, और जेड तुम्हारा कितना है, √5। ठीक है, तो यहाँ से तुम cos 5 तुम्हारा क्या होगा, cos 5 फेज एंगल कैसे निकालते हैं, cos 5 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R/Z। ठीक है, आर तुम्हारा कितना है, 2, और जेड तुम्हारा कितना है, 5 √5 सॉरी। तो तुम्हारा यहाँ पे आई आर एम एस आ गया। ठीक है, cos 5 है और वापस वी आर एम एस है। ठीक है, तो सब कुछ अगर तुम यहाँ पे डालते हो तो तुम्हारे को एवरेज मांगेगा, तो पी एवरेज तुम्हारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 6/√5 इंटू 2/√। ठीक है, 72/√5 मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है 72/5, दैट इज इक्वल टू 14.4 वॉट्स। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा पी एवरेज निकल गया। तो तुम्हारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारे यहाँ से पावर कैलकुलेट हो गया, सॉरी यहाँ से तुम्हारा पावर कैलकुलेट हो गया। और हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अपना है 7.7। ठीक है, द आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन क्या होता है, जो तुम्हारे वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है, जो तुम्हारा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे। ठीक है, दोनों का वर्किंग तुम्हारे को पढ़ाया गया होगा एज पर एनसीईआरटी क्लासेस में। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम अभी भी रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी बुक को, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द मीन्स। और लाइक आपका काफी अच्छा वेटेज रखता है एसी करंट, और मोस्टली इसके सवाल काफी इजीली बन जाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा वो हार्ड लॉजिक कुछ नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा ही मेहनत करते हो तो थोड़ा स्लोली तुम्हारे को इस टॉपिक में अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने को क्या दिया हुआ है, हमारे को दिया हुआ है पावर। तो हमारा जो पी एवरेज है वो हमें मिला हुआ है, वो है 12 वॉट। ठीक है, और आउटपुट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर टू बी 24, वैल्यू ऑफ द पीक करंट में, वैल्यू ऑफ द पीक करंट पूछा गया है। तो यहाँ सब क्या है कि पी एवरेज को लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम। और यहाँ पे अपना कॉस वाई क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस वाई का मतलब नहीं है। ठीक है, अगर तुम देखो इसमें एंगल का यूज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इधर तुम्हारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम है, पीक के बारे में बात हो रहा है, तो तुम्हारा कॉस वाई मतलब तुम्हारा 0 डिग्री होगा, दैट इज उसका वैल्यू 1 होगा। तुम्हारा मतलब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, ये पी एवरेज हमारे को यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हम आई आर एम एस निकालते हैं, तो अपना आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस होगा पी एवरेज बाई वी आर। ठीक है, तो तुम्हारा पावर एवरेज है 12, और वी आर एम एस तुम्हारे को दिया हुआ था, वी आर एम एस को 24 दिया था ना, हाँ 24। तो वो तुम्हारे यहाँ पे आई आर एम एस 0.5 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा आई नॉट होता है वो होता है तुम्हारा √2 टाइम्स आई आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आई नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है, 0.5 इंटू 2 एम्पियर। ठीक है,
तो तुम्हारा आई नॉट का वैल्यू ये आया। अगर तुम इसको सॉल्व करो तो मीन्स अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो तुम्हारा ये आ जाएगा 1/√2 एम्पियर। ठीक है। और ये अपना कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। यहाँ से अपना ए ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम 7.7 तक कर लिए। अब हम चलेंगे 7.8 पर। ठीक है। यहाँ से हमारा एमसीक्यू पार्ट 2 आ रहा है। ठीक है। इसमें क्या है ना, इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये तुम्हारे मल्टीपल चॉइस करेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है। और इट्स अगर तुम इसको प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से तो तुम्हारे लिए इसमें एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से करवा देते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं MCQ पार्ट 2। ठीक है। और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 7.8। ठीक है। तो 7.8 बोल रहे हैं। एक सेकंड, सॉरी। कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सर्किट इंक्रीज, एसी सर्किट का जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट इज द मोस्ट लाइकली टू comprise the circuit? ठीक है। What combination of the circuit element is the most likely to compromise the circuit? Okay. तो तुमसे पूछा ये जा रहा है कि जैसे एक सर्किट है इसी का, उसमें जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसका जो करंट है वो पहले बढ़ता है फिर उसके बाद घटता है। तो कौन सा जो इसमें जो ऑप्शन है, मतलब पहले ऑप्शन है इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सेकंड रेजिस्टर एंड इंडक्टर, थर्ड तुम्हारा रेजिस्टर एंड कैपेसिटर है, फोर्थ तुम्हारा रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर है। ठीक है। ओके। तो 7.8 है। सॉरी, वापस रिपीट करता हूँ। जैसे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एन सर्किट बढ़ता है तो सर्किट में पहले करंट इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया। तो इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्किट एलिमेंट है वो मोस्ट लाइकली टू कॉम्प्रोमाइज द सर्किट है? तो तुम्हारा ए है पहला इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है। तो लाइक जैसा जानते हो, यहाँ पे तुम्हारा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तुम बोल सकते हो जैसे भी। तो वो तुम्हारा होता है R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है। तो अपना जो करंट जब मैक्सिमम होता है ना, उसका करंट कब मैक्सिमम होगा? जब इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है। इसकी वैल्यू जब घटेगी तब करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है। इसकी वैल्यू जब घटेगी तब इसका रिएक्टेंस मैक्सिमम होगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R²। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसको तुम ये भी लिख सकते हो। तो हमारी इसकी जो वैल्यू है, Z की वैल्यू कब घटेगी? जब या तो हमारा इंडक्टेंस बढ़ रहा हो, सेकेंड मतलब और फर्स्ट इंक्रीज में तो इंडक्टेंस बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। और सेकेंडली तुम्हारा ये है कि जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है तो तुम्हारी रिएक्टेंस बढ़ेगी। ठीक है। फिर डिक्रीजेज हो रही है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। और अगर इसकी वैल्यू अगर तुम देखो, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू घटेगी। ठीक है। ओके। तो सिंपली तुम यहाँ पे से कंक्लूड कर सकते हो फिर इसको देखे। तो मतलब हमारा जो एक्सेल होगा ना, वो बराबर होना चाहिए XC का। ठीक है। इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस यहाँ से आएगा, जो इम्पिडेंस वो अपना हो जाएगा मिनिमम। ठीक है। ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ से अपना ये कह सकते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर तो मस्ट होना चाहिए सर्किट में। इंडक्टर एंड कैपेसिटर शुड बी मस्ट इन सर्किट। ठीक है। ये हो गया। तो अपने यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर मस्ट होना चाहिए सर्किट में। तो यहाँ पे हमारे दो ही ऑप्शन है, ए और डी, जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो अपना होगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एंड यू, हाँ, मतलब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि आपने ये कैसे कर दिया, सर आपका तो पता नहीं, कि आपको पता है हमें नहीं पता। तो देख लो कि जो तुम्हारा कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, तुम्हारे जो पहले हो रहा है एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही तुम्हारी करंट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देखो करंट कब इंक्रीज हो रही है, जब ओमेगा एल में
अगर तुम ये रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ये साइड करो, देखो इसमें जब तुम्हारी ओमेगा इंटू एल है, तो इसमें जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और जब क्या होगा, मान लो फिर बाद में क्या है कि जो जब तुम ज्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है अब ये बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा, ठीक है। एल बहुत छोटी वैल्यू होती है और सी काफी बड़ी होती है। फिर वो धीरे धीरे ना ये वैल्यू काफी बड़ी हो जाएगी और इसको ओवरशैडो कर देगी, ठीक है। तो वही उस कारण से फिर जेड हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तो एक्सएल इक्वल टू एक्सटी तो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि हर टाइम वर्क कर रही है, ठीक है। मीन्स अगर तुम ऐसे समझो कि जो तुम्हारा ओमेगा एल है इक्वल टू ओमेगा सी, और एल सी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 1/रूट एल सी, ऐसा आएगा कुछ, ठीक है। तो उस वाले चीज को तुम देखोगे तो तुमको ये चीज समझ में आएगी। काफी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो एक तरीके से ये है कि तुम्हारे को एकदम डीप डाउन ऑफ द मीन्स क्वेश्चन को ले गया गया है, जैसे तुमको समझ में आया कि तुम्हारा हो क्या रहा है एक्चुअली सर्किट के अंदर। 7.9 में in an alternating current circuit consisting of element in series, the current increasing the frequency of supply, ठीक है। हमारे पास अल्टरनेटिंग सर्किट है, ठीक है। वो एलिमेंट को सीरीज में कंसिस्ट करता है, और जब करंट बढ़ाते हैं इन मतलब सप्लाई, मतलब करंट बढ़ता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कंस्टिट्यूट द सर्किट। तो वापस से देखो, तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें क्या है कि हमारा जो क्या है करंट बढ़ता है, आई बढ़ता है जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे तुम्हारा आई बढ़ रहा है, सॉरी मैंने उल्टा दिखा दी। जो तुम्हारा आई है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उससे हमारा आई बढ़ रहा है, ठीक है। आई क्या है तुम्हारा करंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में तो करंट बढ़ रहा है। तो एक चीज है कि अपना जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे। रेजिस्टेंस डजंट डिपेंड ऑन डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंडली जो तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सी होगा, एक्सी, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे डिक्रीज करेगा। सिमिलरली जो तुम्हारा इम्पिडेंस होगा वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आर डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो अगर ये तुम्हारा इम्पिडेंस बढ़ रहा है तो तुम्हारा आई घटेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आई घटेगा और यहाँ पे तुम्हारा आई बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे तुम एक चीज कंस्टिट्यूट कर सकते हो कि सर्किट में जो तुम्हारा है, तो सर्किट है, सर्किट मस्ट कंटेन कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा है ऑप्शन नंबर सी और डी मैच कर रहे हैं, सी एंड डी, ठीक है। तो ये अपना ये ऑप्शन यहाँ पे मैच करेंगे 7.9 के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 7.10 के। 7.10 तुम्हारा बोल रहा है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन में क्या है कि पहले बोल रहा है फॉर गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट, ठीक है। ए ऑप्शन कंसिडर करते हैं कि जो अपना पावर होता है ना वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। या तुम कह सकते हो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से देखो कि जब करंट क्या होता है ना, अपना पावर लॉस अगर जो होगा वो अगर करंट का ज्यादा वैल्यू होगा ना तो पावर लॉस काफी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो रहा है कि गिवन पावर के लिए इज अ लोअर करंट, लोअर करंट नहीं रहेगा तो उससे पावर लॉस काफी ज्यादा होगा। सिमिलरली तुम्हारा बी ऑप्शन भी उसी चीज को कर रहा है कि लोअर करंट एम्प्लाइज लोअर पावर लॉस, ठीक है, या लेस पावर लॉस, ठीक है। सी ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर। तुम एक चीज समझ सकते हो,
लाइक अगर तुम सी पॉइंट को देखो, अगर कोई वायर अगर मोटी और कोई वायर पतली हो, तो वो पतली वायर है वो ज्यादा रेजिस्टेंस रखेगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो अपना होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है, ठीक है। एरिया के इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, तुम्हारी लंबाई तो रहेगी, मैं मान रहा हूँ लंबाई रहेगी, पर अगर तुम एरिया बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक। पर यहाँ पे तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, विच विल मतलब विच इज नॉट फिजिबल फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स रन ओवर द किलोमीटर्स। तो सी ऑप्शन में गलत होगा। डी ऑप्शन से आते हैं, डी ऑप्शन अपना बोल रहा है इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स। यस, इसके बिना वर्क ही नहीं करता। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस। तो अपना ए बी और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आते 7.11 पे, फॉर एन आरसीआर एलसीआर सर्किट द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्राइविंग सोर्स टू ड्रिवन ऑसिलेटर इज पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर जेड कॉस डेल्टा, ठीक है। जो अपना पावर फैक्टर कॉस डेल्टा होता है, पावर फैक्टर कॉस डेल्टा होता है, वो ग्रेटर देन जीरो और पावर ग्रेटर देन जीरो होता है। देखो क्या है कि फर्स्ट चीज को तुम देखो, कॉस डेल्टा तुम्हारा निकलता है कैसे, कॉस डेल्टा तुम्हारा निकलता है आर बाई जेड, तो वो अपना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। हमारा अगर रेजिस्टेंस जीरो होगा तो कॉस डेल्टा जीरो होगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर तुम्हारा कॉस डेल्टा में अगर ये डेल्टा कॉस डेल्टा जीरो होगा तो पावर तो तुम्हारा मिनिमम जीरो हो सकता है, और जो इतने भी है मतलब आई स्क्वायर है और जेड है, दोनों तो पॉजिटिव नंबर्स है। आई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो तुम भी कह सकते हो इस चीज से पावर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना मतलब ए ऑप्शन तो ठीक लग रहा है मेरे को, ए ऑप्शन तो मतलब ठीक लग रहा है, ये ऑप्शन ठीक है, ओके। The driving force can give no energy to the oscillator. P equal to zero in some cases. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स कैन गिव नो एनर्जी टू ऑसिलेटर। तो एक चीज समझाओ कि जब पावर इक्वल टू जीरो होगा तो कॉस डेल्टा भी तुम्हारा जीरो होगा, बट पावर लेस देन जीरो तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा आई स्क्वायर जेड कॉस डेल्टा तुम्हारा लेस देन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो ठीक है। सी में देखो, ड्राइविंग force cannot siphon out P less than zero energy out of the oscillator. Driving force can take away energy out of the oscillator. तो ये काफी मतलब इंग्लिश के लिए थोड़ा, जैसे मतलब तुम लोग अगर देखो इंग्लिश के हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश काफी अच्छी पूछ ली इन्होंने। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, मतलब हमें कौन कौन सा था अपना, अपना यहाँ पे ये ऑप्शन तो अपना सही हो रहा था, बी सी डी हमें देखनी थी, ठीक है। तो बी सी डी में अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बी भी तुम्हारा सही होना चाहिए, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स होती होगी उसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही होगी, तो पावर तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा बी ऑप्शन भी सही हो रहा है, ठीक है। और सिमिलरली पी लेस देन जीरो पे एनर्जी मतलब पावर ड्राइविंग फोर्स साइफन आउट नहीं हो सकती, यूज ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि पी लेस देन जीरो कंडीशन आ ही नहीं सकती है। तो ये तुम्हारा सी ऑप्शन भी सही है। ड्राइविंग फोर्स कैन टेक अवे एनर्जी आउट ऑफ द ऑसिलेटर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तुम्हारी वहां पे नहीं होगी, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा है कि व्हेन एन एसी वोल्ट सॉरी एसी वोल्टेज, वेट अ सेकंड, ओके, व्हेन एन एसी वोल्टेज of 220 volt is applied to capacitor C. Oh, wait a second. Okay. When an AC voltage, yeah, so when an AC voltage of 220 volt is applied to capacitor C, the maximum voltage between the plate is 220 volt. The current in phase with applied voltage. The current is with the phase with the applied voltage, or the charge on the plate is in the phase
with applied voltage and the power delivered to the capacity is 0. ठीक है, तो हमें ये चेक करना है। तो अपना एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज अपना 220 वोल्ट है। एसी अपना 220 वोल्ट है, और जो क्या बोलते हैं पावर होगा, एक सेकंड अपना यार, थोड़ा सा इशू हो गया। मैं नीचे जी। ओके। ओके। हाँ। हाँ, हम लोग बैक है। तो देखो, यहाँ पे अपना एसी वोल्टेज है। ये मान लो तुम्हारा एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट का, ठीक है। और ये तुम्हारा कैपेसिटर है, कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो प्लेट होगा वो हायर पोटेंशियल होगा, और ये तुम्हारा लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फॉर्मूला फॉर पावर अपना जो होता है, VRMS इंटू IRMS कॉस डेल्टा, ठीक है। कॉस मतलब पाई। फॉर नाउ कॉस फाई तुम्हारा प्योरली कैपेसिटिव है, तो तुम्हारा उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा पावर जीरो आ रहा है, ठीक है। पावर तुम्हारा तो जीरो आएगा। तो फर्स्ट तो तुम्हारा ये है कि जो ऑप्शन के हिसाब से पावर डिलीवर्ड तुम्हारा जीरो, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द प्लेट इज 220 वोल्ट। तो ये तुम नहीं कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ए ऑप्शन तुम्हारा गलत होगा। करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, नो, ठीक है। करंट इज नॉट इन द फेज विद अप्लाइड वोल्टेज। सी ऑप्शन है, द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन द फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये तुम्हारी ये चीज यहाँ पे है जो कि सही है। यहाँ से सी और डी तुम्हारे सही आंसर है। ई और बी तुम्हारे सही आंसर नहीं, ठीक है। और थर्टीन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन तुम्हारा है 7.13, ठीक है। Line that draws power supplies from a house to a house from street has to zero average current. First is zero average current. B तुम्हारा 220 एवरेज वोल्टेज होना चाहिए। वोल्टेज एंड करंट out of the phase by 90 degree. Voltage and current possibility in the phase phi says that phi should be less than pi by 2, ठीक है। तो फेज निकालने के लिए सबसे पहले तुम लोग ये कर सकते हैं कि कॉस फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो होगा अपना आर बाई सेट, ठीक है। ये अपना यहाँ पे जीरो नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई का जो वैल्यू है पाई बाय टू नहीं होगा, ठीक है। कॉस पावर हमारे घर जीरो थोड़ी ना आ रही, पावर तो आ रही होगी ना कुछ। तो यहाँ से तो पाई तुम्हारा पाई बाय टू नहीं होगा, तो मतलब वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ द फेज बाय 90 ये नहीं हो सकता। और एवरेज करंट तुम्हारा जीरो होगा, ठीक है। एवरेज करंट जीरो होगा। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, हमारे घर तो करंट आता है तो वो जीरो कैसे हो सकता है। तो भाई, जब तुम्हारा एक साइकिल में देखो तो एक साइकिल में तुम्हारा करंट पॉजिटिव जा रहा है, दूसरे साइकिल में करंट निगेटिव जा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस। अब इस चीज का तुम लॉन्ग सम करो तो ये टोटल तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे को डायग्राम याद हो तो ये तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। सेकेंडली हमारा जो पाई है, पाई जो मतलब का होगा वो लेस देन पाई बाय टू होगा, और ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है तो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा यहाँ पे ना, मतलब जो ना गिवन चॉइसेस है उनमें से तुम्हारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन 220 एवरेज वोल्टेज बहुत ही गलत है, ठीक है। 220 तुम्हारा एवरेज वोल्टेज नहीं आता घर पे। सी तुम्हारा भी गलत है कि फेज आउट में 90 डिग्री। और डी जैसे तुम देख सकते हो, तुम्हारा एवरेज वोल्टेज मैं बता दूं कितना एवरेज तुम्हारा वी एवरेज जो होगा वो होगा VRMS इंटू रूट टू, ठीक है। 220 √2 है तुम्हारे, ठीक है, एवरेज। तो तुम्हारे जो, हाँ, एवरेज तुम देखते होगे तो वो तुम्हारे को 240 के मतलब आसपास फ्लक्चुएट करते हुए दिखेगा, ठीक है। वेन एवर यू सी दैट, ओके। तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। और तुम्हारे जो फेज होगा लेस देन पाई बाय टू, और डी ऑप्शन ये काफी अच्छे से मतलब
हमने बना के देख लिया। तो हमारा यहाँ पे एमसीक्यू फर्स्ट पार्ट, एमसीक्यू सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, सो we will start here very short answer type questions, very short answer type questions। एंड फर्स्ट हमारा आ रहा है 14th नंबर, तो 14th नंबर को देखते हैं। If a LC circuit is considered analogous to harmonically oscillating spring block system, okay, which energy of LC circuit would be analogous to the potential energy and which analogous to kinetic energy? So basically तुम यहाँ देखो, अगर हम LC सर्किट कंसिडर कर रहे हैं, LC सर्किट कंसिडर कर रहे हैं, LC सर्किट, तो उसमें क्या होता है ना, एलसी सर्किट कंसिडर कर रहे हैं और एक जगह हम लोग कर रहे हैं हार्मोनिक ब्लॉक, हार्मोनिक ब्लॉक, ठीक है। ये काफी एनालॉगस है, ये दोनों काफी एनालॉगस है क्योंकि इनमें भी ऑसिलेशन है, इनमें भी ऑसिलेशन है। तो मतलब जो पार्टिकल्स के मोशन के कारण जो एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ Li²। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ mv², ठीक है। ओके, ये छूट गया था। एंड जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पे, वो होगा हाफ CI², ठीक है। तो ये अपना काफी ज्यादा होगा पोटेंशियल, हाफ CV², सॉरी माय बैड। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, मीन्स पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं हाफ KX², ठीक है। तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अपने यहाँ पे क्या एनालॉगस हो रहा है, L M के साथ एनालॉगस है और I B के साथ एनालॉगस है। सिमिलरली यहाँ पे C K के स्प्रिंग कांस्टेंट का एनालॉगस है और ये V²X² के साथ एनालॉगस है। तो ये अपना क्या है, अपना यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक एनर्जी है वो यहाँ के काइनेटिक काइनेटिक ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से एनालॉगस है। और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के एनालॉगस है, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हुए वी विल मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ द इफेक्टिव इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द शोन फिगर 7.1 at very high frequency and find the effective impedance। सो बेसिकली हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाने बोला जा रहा है इस चीज का, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हम आते हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, अगर थोड़ा सा भी मतलब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दूं, एंड सेकेंडली अपना एक यहाँ पे मतलब एक ही जगह शो है बस, ठीक है। तो सेकेंड अपना यहाँ पे अपना एक जेड सर्किट होगा, ठीक है। और थर्ड अपना यहाँ पे एक होगा, नहीं लाइक और यहाँ पे अपना ये AC करेंगे, ओके। तो ये तुम्हारा ऐसा कुछ सर्किट सिंप्लीफाई होके आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस कर लो कि जो कैपेसिटर है, हाँ, उससे कारण क्या हो रहा है कि ये खाली पड़े, मतलब एक तरीके से ये पार्ट खाली हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, ठीक है। तो जो अपना जो मेन है जो सर्किट अब यहाँ पे बचा हुआ, वो बस इतना पार्ट है। तो मतलब बस हम सिंप्लीफाई करके बनाते हैं इसको ऐसा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम सर्किट सिंप्लीफाई करना आ रहा हो। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब समझने के लिए एक बार थोड़ा सा हार्ड लग सकता है तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं सर्किट बना दिया, बस एक्सप्लेन करने दो। देखो कि जैसे जहां तक फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू अपना जो होता है
होता टू ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। तो इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब उससे हमारा जो इंडक्टेंस हो गया, मतलब जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस हो गया, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और कैपेसिटेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा घट जाएगा। सो इट विल बिहेव लाइक अ नॉर्मल वायर। ओके। एंड लाइक जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये इसको एक नॉर्मल वायर बना दिया, इस चीज को। ठीक है, ये जो तुम्हारा ये देख लो नॉर्मल वायर है, और इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, और ये फिर एक नॉर्मल वायर बन गया, और यहाँ पे मैंने ये हटा दिया। ठीक है, सॉरी, एक और मतलब यहाँ पे गैप, मैंने गैप नहीं दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर हटाने का, तो यहाँ पे जो अपना फाइनल जो मतलब सर्किट में आ रहा है, वो अपना इधर से करंट जाएगा ये, और इधर से घूम जाएगा, मतलब R1 और R3। ठीक है, दो दो में जा रहे हैं ना हमारे। ठीक है, तो R1 और R3। तो यहाँ से जो अपना Z का वैल्यू आ रहा है ना, वो अपना हो जाएगा R1 + R3 के बराबर। ठीक है, एंड मोर ओवर यहाँ से तुम्हारा Z की वैल्यू इम्पिडेंस वाली R1 + R3 आ रही है। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया था, ड्रॉ द इफेक्टिव इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द इफेक्टिव इम्पिडेंस। इफेक्टिव इम्पिडेंस हमारा R1 + R3 आ रहा है। ठीक है, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टडी द सर्किट A and B and show as shown in the figure 7.2 and answer the following question। ए में देखो, हमारा एक एसी सोर्स है और एक आर रेजिस्टेंस है, और बी में तुम्हारा एक एसी सोर्स, बी मतलब एसी सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है। अंडर विच कंडीशन आरएमएस करंट इन टू सर्किट विद सेम। ठीक है, तो आरएमएस करंट दोनों सर्किट में सेम कब होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आई आरएमएस सर्किट ए में क्या होगा, आई आरएमएस सर्किट ए में मान लेते हैं सोर्सेस का वोल्टेज वी है, और ये रेजिस्टेंस आ रही है, तो ये अपना आई आर एम एस सर्किट ए में होगा। बी में तुम्हारा आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस बी में तुम्हारा हो जाएगा, आई आर एम एस हो जाएगा वी आर एम एस बाई जेड। ठीक है, जेड क्या हो गया तुम्हारा, वी आर एम एस बाई √R² प्लस ओमेगा है -ω1/ω c होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तुम दोनों को इक्वेट करोगे तो कौन सा कंडीशन तुम्हारे बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो ये तुम्हारा दोनों का में करंट तब इक्वल होगा जब तुम्हारा ω L = मतलब 1/ω c हो जाए, मतलब जो तुम्हारा XL होगा वो XC के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन पे तुम्हारा पहले में दोनों में IRMS सेम हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है तुम्हारा, कैन द RMS करंट इन द सर्किट बी लार्जर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, तो सेकंड केस में है कि जो ये तुम्हारा IRMS बी वाला है, वो ग्रेटर देन IRMS ए हो जाए। ठीक है, तो इसकी कंडीशन के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये तुम ऐसे देख सकते हो, जो तुम्हारा आर है वो बड़ा हो जाए √R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों से स्क्वायर कर लो, तो ये ये हो जाएगा XC शुड बी ग्रेटर देन XL। ओके, XC शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे अपना XC शुड बी ग्रेटर देन XL। ठीक है, तो ये चीज जो है, एक्चुअली सॉरी सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। तो तुम इन दोनों को स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा R² ग्रेटर देन R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, ये कटा तुम्हारा, और ये जब तो फिर यहाँ पे तुम्हारा XL - XC हो गया, वो तुम्हारा लेस देन का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, जो कि एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन। तो अ, हमारा ये क्या बोलते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो करंट इन बी कांट बी ग्रेटर देन करंट इन ए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक करते हैं। 17 18 है और लाइक 31 द क्वेश्चन है। विल डू इट इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। आई एम एंडिंग द सेशन।